नशरियात में दोबारा खुशामदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम, अब अगला प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है जो है CDC टाइम, और आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मारिया नवाब साहिबा, जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। पिछले 2 साल से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनके साथ मौजूद हैं आयशा मज़र साहिबा, और आयशा साहिबा जो हैं वो 1 साल से स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज सामीन मोहतरम जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो स्टटरिंग है, यानी हकलाहट जो होती है, हकला के बोलना। अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चों में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो इस पर ज़रा डिटेल से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफा FM 102.2 पे इस वक्त बराह रास्त नशर हो रहा है, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे भी इसको बराह रास्त देखा जा सकता है। तो आप सामीन में से जिसके पास भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो इस प्रोग्राम को फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। और ना सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें सवाल भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ प्रोग्राम में। पहला सवाल तो यही होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली, चूँकि हमारे सामीन जो हैं, नए सामीन भी साथ साथ शामिल होते रहते हैं, तो उनकी मालूमात के लिए ज़रा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का एक तारुफ पेश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक रिहेबिलिटेशन इदारा है जिसमें हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बच्चों के साथ काम करते हैं, जिसमें हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम और स्लो लर्नर्स भी हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी बच्चे हैं हमारे पास। ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ हैं जिनको हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास 2 स्लॉट्स होते हैं, एक है 9 till 12 और दूसरा है हमारे पास 12 till 2:30। जो सुबह का जो स्लॉट है उसमें हमारे पास मेजॉरिटी छोटे बच्चे आते हैं, और जो 12 के बाद जो हमारा स्लॉट है 12 till 2:30, उसमें हमारे पास मेजॉरिटी बड़े बच्चों की है, और उसमें ज़्यादातर हमारे पास स्लो लर्नर्स हैं और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। और इनको हम डिफरेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी प्रोवाइड करते हैं जो हमारी फील्ड है। और उसके बाद फिज़ियोथेरेपी, जिन बच्चों की फ़िज़िकल लिमिटेशंस होती हैं तो उनको हम फिज़ियोथेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, जिन बच्चों को अपनी एकेडमिक्स में जो नीड्स रिक्वायर्ड होती हैं उनका एक अलग से प्लान बनता है और वो उनको कैटर करते हैं। उसके बाद सेंसरी थेरेपी एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें बच्चों को ग्रूमिंग और उनकी लिटरेसी और ग्रूमिंग, इन सारी और फाइन मोटर स्किल्स में बेसिकली वहाँ पर काम होता है। सही है। अच्छा, जब से हम ये CDC टाइम प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया, इससे पहले भी करते रहे हैं, तो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जितने भी स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे आते हैं ऐसे सेंटर्स के अंदर, तो अर्ली इंटरवेंशन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वक्त के साथ क्या ये सारे प्रॉब्लम्स, हम एक जनरली बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ की नहीं, तो ये बढ़ जाते हैं अगर बचपन में इनको केटर ना किया जाए। जी, ये बढ़ भी जाते हैं, ये डिपेंड करता है चाइल्ड पे। अगर बच्चा घर में और इससे कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, जैसे हमने पिछले शोज़ किए थे कि अगर बाय बर्थ या पेरेंट्स को पता चल जाए आफ्टर हिज फर्स्ट बर्थडे, तो उनको अर्ली इंटरवेंशन की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन अगर ना लेके जाएं तो वो बच्चों में जो उनके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम, वो बहुत सीवियर हो जाते हैं, और फिर उनके साथ वही जो हमें 2 साल की उम्र में जो काम करना होता है, और अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स 8 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में लेकर आएंगे, तो वही हमें फिर वो स्टार्ट लेकर चलना पड़ता है, और बच्चे की जो कंडीशन होती है, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत सीवियर उस टाइम तक हो जाते हैं। लेकिन जितना हम उसको अर्ली इंटरवीन कर देंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा जल्दी उसको मैनेज कर सके। ये क्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं जितना अर्ली हम आइडेंटिफाई करके उसके साथ काम करें तो, और इसका बहुत फ़ायदा है। मारिया, हमारा जो आज का टॉपिक है स्टटरिंग यानी हकलाहट, जी, ये बेसिकली क्या चीज़ है? स्टटरिंग के अगर मैं बारे में बात करूं कि स्टटरिंग बेसिकली एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। इसमें यह है कि बच्चे हकलाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। हकलाहट इन अ सेंस के
गुफ्तगू के दौरान उसमें अल्फाज की जो अदायगी है उसमें उन बच्चों को या बड़ों को मुश्किल पेश आना, ठीक है। इसमें रेट, रिदम और जो हमारा फ़्लो होता है जो गुफ्तगू का, वो डिस्टर्ब हो जाता है बेसिकली। और इसमें फिर बहुत मुश्किल से वो जो बच्चा है या बड़ा है वो उस जुमले को या वर्ड को बोलने में उसको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इसमें कोई मसल वीकनेस नहीं होती कि कोई मसल वीक नहीं है जिसकी वजह से आप स्टटर कर रहे हो। ये आपको वैसे एक फील आती है कि लिप्स, हमारे जॉज और हमारे वोकल कॉर्ड्स के कोई वर्ड अदा नहीं हो पा रहा, तो ये काफ़ी इसमें फिर प्रॉब्लम्स बच्चे या बड़े फेस करते हैं स्टटरिंग में। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। प्राइमरी अगर हम कहें, एक प्राइमरी है, बुनियादी इकसाम है, और दूसरी सेकेंडरी इसकी टाइप्स हैं। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले रेपिटिशंस आ जाती हैं। रेपिटिशंस, प्रोलोंगेशंस, इंटरजेक्शंस। अगर मैं रेपिटिशन से स्टार्ट कर लेती हूँ, रेपिटिशन ये कि हमें साउंड लेवल पे भी मिलती है, मतलब एक किसी भी आवाज़ पे साउंड, और उसके बाद सिलेबल लेवल पे हमें रेपिटिशन मिलती है। इसमें स्टटरिंग के साथ जो हमारे पास लोग आते हैं, सिलेबल लेवल, वर्ड लेवल, और उसके बाद सेंटेंस लेवल। साउंड आवाज़ में जो स्टटर बच्चे करते हैं वो ये है कि कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल के मैं कह रही हूँ टेक, ले लो टेक, उसमें ये कि जो स्टार्ट का साउंड है ट, उसको वो ट ट टेक, मतलब स्टार्ट का उसको रिपीट करेगा और फिर वो आगे अपना पूरा वर्ड बोल देगा। अगर हम सिलेबल की बात करें, सिलेबल उसमें यह है कि जैसे मैं कह रही हूँ पानी, ठीक है, तो पा पा पानी, ठीक है, तो ये एक उसमें सिलेबल लेवल में रिपीटिशन हो जाएगी। और उसके बाद वर्ड लेवल की अगर हम बात करें कि तो एक पूरा अल्फाज उसको रिपीट कर देगा बच्चा। जैसे कि पानी दो एक जुमला है, तो मैं कह रही हूँ कि पानी पानी दो, यानी एक वर्ड को दो जगह रिपीट करके और फिर वो बोल रहा है। उसके बाद हम कहेंगे सेंटेंस लेवल पे। सेंटेंस लेवल पे ये है कि कोई एक जुमला है उसी को सारा होल एज इट इज़ रिपीट कर देगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास सेंटेंस लेवल की रेपिटिशन। इसके बाद जो टाइप्स है वो आयशा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। और इसके अलावा अगर मैं इनकी कुछ टाइप्स बयान करूं तो उसमें जैसे प्रोलॉन्गेशंस हैं, तो जैसे जब कोई बात करेगा तो वो इस तरह करेगा, जैसे अगर उसको नमक वर्ड बोलना है तो बोलेंगे न न न न न न न नमक, कप को क क क क क कप, इस तरह करके उनको बोलेंगे। इसके अलावा इसमें जब कोई बात करता है तो उसकी बहुत सारी बात के बीच में पॉजेज, ब्लॉक्स आने लग जाते हैं, तो एक ही सेंटेंस के बीच में बार बार रुकना, इस तरह करके बात करना, या फिर इसके बीच में मिस इन्फॉर्मेशन किसी सेंटेंस में ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन है कि मैंने आज बाज़ार जाना है, तो वो उसको इस तरीके से करके बोलेंगे कि मैंने आज ग ग ग ग ग ग ग ग जाना है बाज़ार, इस तरह करके, मतलब उसके बीच में एक ऐसा इंटरजेक्शन, बीच में ऐसे फिलर्स ऐड कर देना जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी उसमें सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको बीच में ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसके कुछ सानवी सिम्टम्स भी हैं जिनमें जो है अवॉइड करना कि जो है सिचुएशंस को अवॉइड कर देना कि जो है बोला नहीं जा रहा तो बस चुप रह जाना। इसके अलावा जो है लो फील करना कि जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना कि अब अगर मैं बोलूँगा तो मैं गलत बोलूँगा और फिर सामने वाले मुझे रोकेंगे टोकेंगे, तो बस जो है उधर ही रुक जाना कि बस ठीक है अब नहीं बोलना। या जिस तरह कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ या ऐसे टाइम्स पे जो हैं वो लोग हकलाहट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जी प्रेशर हो, जिसकी वजह से आगे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उनको ज़िंदगी में पेश आती हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप्स जी जी। इसमें मैं ऐड करती हूँ जो ये सेकेंडरी सिम्टम्स हैं, जिसे सानवी सिम्टम्स जैसे मैम आयशा ने बताया, ये जो हमारे प्राइमरी सिम्टम्स है, ये उसके बेसिस पे बच्चे फिर ये सेकेंडरी सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों में डेवलप होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो रिपीट कर रहे होते हैं या वो वर्ड लेवल पे रेपिटिशन या प्रोलोंगेशन ये सब सिम्टम्स को शो कर रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि अगले जो हमें सुन रहे हैं वो मतलब उसकी वजह से नहीं उनको एडमिट कर पा रहे कि जो हमारे साथ कोई मसला है, तो वो फिर क्या करते हैं अपने सेकेंडरी सिम्टम्स उन बच्चों में डेवलप होते जाते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ भी अपने आइज़ ब्लिंक करने लग जाएंगे, अवॉइड करेंगे, अवॉइडेंस बिहेवियर उनमें सबसे ज़्यादा पहले डेवलप हो जाता है कि नहीं करना, इंटरेक्शन ही को वो अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद बोलने को तो बिल्कुल ही उसमें अवॉइड करके वो आइसोलेशन में बच्चे चले जाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी।
और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लगेगा कि जो है इसको बोलते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है या बार बार बीच में खांसी करेंगे, तो ये सारे जो हैं सानवी सिम्टम्स में सो आते डैट हैं। वो उन्हें वो वर्ड ना बोलना पड़े, तो वो उसमें कवर हो जाता है कि या तो कफ कर लिया तो वो वर्ड जो बोलना था उस सिचुएशन में वो मतलब बेसिकली रेस्क्यू करना चाह रहे हैं। रेस्क्यू करना चाह रहे होते हैं, yes. अपने आप को, बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जी। आप दोनों चूंकि आपका साइकोलॉजी का भी बैकग्राउंड है, हमें बचपन में ना कहा जाता था कि अगर आप कोई हकला रहा और आप उसकी नकल उतारें तो आप भी हकले हो जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा, मेरा एक दोस्त था जो इसी तरह एक बच्चे की नकल उतारता था और वो बाद में बहुत ज़्यादा हकला हो गया। जी ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजन जी, ये भी इसके सेकेंडरी सिम्टम्स में आता है। और अक्सर बच्चे अगर घर में ऐसे किसी बड़े को देखते हैं तो वो भी यही काम शुरू कर देते हैं, जबकि वो उनकी अपने ट्रेट नहीं है उनकी पर्सनालिटी का, लेकिन वो बड़ों को देख के उस तरह करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी एक हैबिचुअल एक चीज़ बन जाती है और फिर वो उसी पैटर्न को फॉलो करते करते वो बस उनकी एक हैबिट और बिहेवियर बन जाता है। इसमें जैसे ऐड करूँगी मैं, जैसे बच्चे हैं वो लर्निंग में दूसरों को कॉपी करने में बहुत माशाल्लाह शार्प होते हैं, तो अगर वो फैमिली में कोई इस तरह का बच्चा या बड़ा देखें कि वो इस तरह हकला रहा है तो वो उसको कॉपी जब करेंगे तो वो उनका फिर पैटर्न उसी तरह डेवलप होता रहता है। ये ऐसा है, ये वन ऑफ द कॉज भी है कि अगर कोई फैमिली में है तो उसके बच्चे के सामने एटलीस्ट ना करे, सो डैट वो बच्चा भी उसको डेवलप ना कर ले उस लर्निंग पैटर्न को। अच्छा, मुझे मारिया ये बताएं कि इसका कोई एज ग्रुप के साथ ताल्लुक है क्या? कोई ख़ास उम्र है कि लोग इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं? इसकी कोई ऐसा खास उम्र नहीं है, ये कभी भी और ये जेनेटिक भी नहीं है? जेनेटिक है, जेनेटिक है। इसमें यह है कि रिसर्चेस प्रूवन है कि जो फैमिली में अगर किसी का बैकग्राउंड है, मतलब जो बच्चा हकला रहा है या किसी को, तो बच्चे रिस्क पे होते हैं कि उनमें भी चांस हो सकते हैं कि वो भी हकलाहट का शिकार हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% चांसेस हैं कि बच्चा वाकई में हकलाहट करेगा, स्टटर करेगा, लेकिन ये कि बच्चे रिस्क में होते हैं। और ये है कि इसमें दो एजेस अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ कि 3 के बाद जब बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप हो रही होती है, जब बच्चे नए नए अल्फाज सीख रहे होते हैं, तो उनमें ये कॉमन होता है कि वो बच्चे स्टटर करें, लेकिन वो नॉर्मल होती है। जैसे अब 3 साल के बाद जो बच्चे 2 साल के बाद उनके पास वोकैबुलरी आ रही होती है, जहाँ से वो वर्ड लेते हैं या सीख रहे होते हैं, तो वो उनको जब वो डेवलप कर रहे होते हैं वर्ड्स बोलना, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और उनकी डिफरेंट उनको लैंग्वेज से भी प्रोन वो हो रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल घर में उर्दू है, बाहर इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, तो वो जब बच्चे सीख रहे होते हैं वोकैबुलरी भी डेवलप कर रहे होते हैं और ये लर्निंग पैटर्न भी सीख रहे होते हैं कि कहाँ क्या बोलना है, कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, तो वो स्टटर करते हैं। लेकिन अगर वो जो उसमें भी ये है कि जो अगर वो उनकी स्टटर 6 महीने से 12 महीने के अंदर ख़त्म हो जाए तो इट्स नॉर्मल, वो हो जाती है। लेकिन अगर वो इससे आगे चली जाए, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो फिर वो एक ख़तरे की इलामत होती है कि अभी तक वो बच्चा स्टटर कर रहा है, तो फिर उनके चाहिए कि किसी से गाइडेंस लें एंड स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं। इसके बाद अगर हम बड़ों की बात करें, बहुत सारे रीजंस हैं। साइकोलॉजिकल है, किसी भी ट्रॉमे की वजह से लोग स्टटर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि साइकोलॉजिकल अगर मैं बताऊं तो किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी लव वंस की डेथ के बाद होता है कि ट्रॉमे के बाद बंदे स्टटर करने लग जाते हैं, या किसी आफ्टर स्ट्रोक कोई भी एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ब्रेन इंजरी हुई है, उसके बाद लोग स्टटर करने लग जाते हैं। तो ऐसा जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कि यह है कि हर उम्र में किसी भी वजह से तो ये स्टटर लोग करते हैं। और ट्रॉमे की वजह से, जी। अगर ट्रॉमे की वजह से स्टटर कर रहा है तो ये टाइमली होता है या ये डेवलप हो जाता है? ये बहुत टाइमली भी होता है अगर आप उसको वो करवा लें, ट्रीट करवा लें, लेकिन ये कि ना ट्रीट करवाएं तो वो फिर पैटर्न डेवलप हो जाता है, तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। सही है। अच्छा आशा, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी हमारे पास सीडीसी में भी एक बच्चा आ रहा था, तो उसके जो है उसके दादा दादी और बाकी सब फैमिली मेम्बर जो हैं वो पंजाबी बोल रहे थे। बच्चा स्कूल में इंग्लिश बोल रहा था और उसकी माँ जो है उनका उर्दू पे ज़्यादा जोर था, उसकी मदर का। तो वो बच्चा था सिर्फ 3 साल का और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बीच में वो कंफ्यूज था। तो वो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि दादा दादी के पास जाके ये वर्ड बोलना है, अम्मी के सामने ये बोलना है, टीचर के सामने ये बोलना है, और फिर वो टोकते थे कि अभी आपने
ये वर्ड नहीं बोलना, इंग्लिश का बोलना है, अब उर्दू का बोलना है, तो उसमें बच्चे ने वो अवॉइड करना शुरू कर दिया कि बोलना ही छोड़ दिया कि मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, ये फिर मुझे रोक देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, तो उसने बोलना ही छोड़ दिया। तो इसमें फिर हम ये भी कहते हैं कि आप एक साथ मल्टी लैंग्वेजेस मत वो करें, थोड़ा सा उसकी वोकेबलरी डेवलप होने दें, थोड़ा सा बच्चे को आने दें उसके अंदर लैंग्वेज और स्पीच वगैरह, उसके बाद जो है आप उसको मज़ीद लैंग्वेजेस के साथ चलाएं। सही है। अच्छा मारिया, आप बताइएगा, एक तो एक रीज़न दिया इन्होंने, और क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं स्टटरिंग के? इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि कॉजेज़ ये कि जेनेटिक भी कि अगर बच्चों की फैमिली में फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है तो वो बच्चे रिस्क में होते हैं कि वो भी स्टटर करें या इसका शिकार हो। और उसके बाद अगर घर में किसी को देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बात किया कि घर में अगर कोई कर रहा है तो बच्चे लर्न कर लेते हैं कि हमने भी उसी तरीके से बोलना है, और फिर वो अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है। और रिसर्च में ये देखा गया है कि बॉयज़ में ज़्यादा होती है स्टटरिंग एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। रिसर्च में ये आया है। और इसके भी कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं या कोई? ये रिसर्चेस बेस्ड हैं एंड अभी ऐसे वो नहीं बताया कि क्या आखिर क्या कॉज है इसका, तो बस ये ही अभी फाइनल हुआ है कि वॉइस में ज़्यादा होती है। सही है। अच्छा, क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं स्टटरिंग से? इश्यूज़ के बारे में बताएं। इश्यूज़ जो बच्चे फेस करते हैं, सबसे पहले तो आइसोलेशन में चले जाते हैं कि नहीं बात करनी, नहीं एक्सेप्टेंस आ रही। जब भी मैं किसी दोस्त के साथ होता हूँ या किसी फैमिली के बाहर स्कूल में होता हूँ तो टीचर से भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, अपने जो बाकी क्लास फेलोज हैं उनसे भी। तो बच्चे क्या करते हैं कि आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस की उन बच्चों में बहुत कमी आ जाती है, और फिर ये कि उनकी जो एकेडमिक लाइफ है पर्सनल तो ख़राब हो रही है घर में भी, और उसके बाद सोशल एकेडमिक सारी लाइफ उनकी स्ट्रगलिंग में गुजरती है। और अगर हम बड़ों की बात करें, बड़ों में ये है कि उनकी सबसे पहले पर्सनल लाइफ, जिसमें उनका आगे मैरिटल स्टेटस में काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, और मैरिटल लाइफ में, उसके बाद जॉब में कि जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे पहले ये कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती कि हमने इंटरव्यू में जाना है, और अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं और अगर दे गॉट हायर्ड तो उसके बाद ये है कि कोलीग्स के साथ उस तरह का बॉन्ड नहीं बन रहा जिस तरह बनना चाहिए। और इसी तरह फिर जॉब में, मैरिटल लाइफ में और पर्सनल इश्यूज, ये सारे इवन सोसाइटी भी वो भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट ना करें ज़्यादा। जी, सही है। अच्छा आयशा, आप ये बताइएगा कि अब ऐसी हालत में क्या किया जाए? अब ऐसी हालत में एक तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे अर्ली इंटरवेंशन की, ठीक है, तो वो तो चलें ठीक है, एक आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि जब अगर आपके सामने बच्चा ये कर रहा है, साइन सिम्टम्स ये शो कर रहा है, तो जब वो बात कर रहा है तो आप एटलीस्ट उसको उसकी बात मुकम्मल करने दें। आप उसको टाइम दें कि वो अपनी पूरी की पूरी बात मुकम्मल कर ले, बीच बीच में बार बार उसको टोके ना। जब बीच बीच पे वो कभी कभी बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में आके वो बात कर रहे होते हैं, वो इमोशन से बहुत ज़्यादा वो हुए हुए होते हैं, तो जब इतने ज़्यादा इमोशंस होते हैं, आप बोल रहे होते हैं और कोई आपको बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, रुको रुको, यूँ नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा फिर कहते हैं कि अच्छा फिर रहने दो, मैं बात ही नहीं करता, वो अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग ऑफ जो है ना वर्थ भी कम होने लग जाती है, फियर आने लग जाता है कि अच्छा बस ठीक है रहने दो। वो बच्चा और इमोशनली भी और आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन के सिम्टम्स में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कन्वर्ट होने लग जाती हैं। और अगर मैं बाकी इसकी बात करूं कि इसके अलावा क्या करें, तो यही कि आप जब भी कोई इशू को नोट कर लें तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छे पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं। और जैसे अब एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास जाना चाहिए। अब इनके लिए कोई हमारे पास मेडिकेशंस तो नहीं है, ठीक है, और कहीं पे भी दुनिया में इसकी कोई मेडिकेशंस नहीं है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोगों को इस बात का इदराक ही नहीं है कि ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी एक फील्ड है और इसके साथ इस चीज़ का इलाज मुमकिन है, स्टटरिंग का इलाज मुमकिन है। सही है। हमें बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे ज्वाइन किया है और इस प्रोग्राम को पसंद किया है। अकरम हैं, इसके अलावा सफ़ियान हुसैन हैं, नूर भट्टी हैं, बाग हुसैन हैं, फ़रहान सादिक हैं, आसिम खज़ीन, अब्दुल जब्बार, नज़ीर इकबाल और हलीमा मज़हर, नईम अनवर, आबिदा महमूद। ये लोगों ने प्रोग्राम को पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी नशरियात को पसंद करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट का मेरा क्वेश्चन था, लेकिन आपने जैसे बताया कि कोई ख़ास मेडिकेशन
मेडिकेशन नहीं है, नहीं लेकिन है। इसके लिए बहुत सारी हमारे पास डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, बिहेवियर Okay. मॉडिफिकेशन की एक्सरसाइजेज हैं, काउंसलिंग वगैरह हैं, और स्टटरिंग की अलग से जो है ना हमारे पास थेरेपीज अवेलेबल हैं। तो आप जब भी आपको इस बात का हो जाए कि बच्चा स्टटर कर रहा है या इवन किसी बड़े में ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बड़े भी अक्सर आते हैं थेरेपीज वगैरह के लिए, तो आप जितना जल्दी आएंगे उतनी जल्दी जो है ना मसला हल होता जाएगा। और आपका इन क्या therapies एक्सपीरियंस है कि जो लोग इस तरह की ट्रीटमेंट कराते हैं, जो आपने बिहेवियरल थेरेपिस्ट की बात की, जी। किस हद तक वो इससे बाहर आ जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल हो जाते हैं, देखिए, फुली एक भी तो हो जाते हैं जी, या fully भी कम हो हो जाते हैं। जाता है? एक तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि वो Okay. खुद कितनी मेहनत और कर रहे कॉजेज हैं। भी Causes इसके भी। होते हैं Then, कि फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है उसको जो है ओवरकम करने के लिए। अब जैसे हम एक जो हमने क्लाइंट लिया था, ही वाज 30 इयर्स ओल्ड, और उनकी प्रॉब्लम यही थी कि मैरिज लाइफ में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। और जैसे मैंने अभी पहले एक बच्चे का जिक्र किया, 3 साल का वो बच्चा था, तो उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हर कोई कर लेता है अपने टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, और सबके साथ जो है ना एक मल्टी डायमेंशनल के साथ, टीम के साथ चलकर फिर उसको करना पड़ता है, और हो मतलब जाता है। आप जब जी। डायग्नोज करते हैं मारिया, तो जी, उसका सबसे पहले तो आप रीजन डायग्नोज करते हैं, बिल्कुल, Yes, तब reason- ट्रीट, ताकि वो जो जी। पर्टिकुलर अगर वो एक इशू है तो उस पे ऊपर फोकस जी, करें। सबसे बिल्कुल। पहले हम ये लेते हैं कि आगे जो रूट कॉज है, मतलब पहले कि क्या वजूहात बनी है इस स्टटरिंग बिहेवियर की, कि इसमें क्यों बच्चा या बड़ा फेस कर रहा है इसको। तो पहले हम वजूहात को जानते हैं, उसके बाद हम प्लान करते हैं, असेसमेंट करते हैं, देन थेरेपी रन करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बिहेवियर की बात करें, सबसे पहले हम बच्चे की थिंकिंग, बड़े की एडल्ट की या बच्चे की, हम उसका थिंकिंग पैटर्न, बच्चे तो ये हैं कि अवेयर भी होते हैं और अवेयर नहीं भी होते, लेकिन जो बड़ा एडल्ट है वो अवेयर होता है। उनकी सबसे पहले हमें थिंकिंग पैटर्न पे भी काम करना पड़ता है, कि अवेयरनेस पहले उनको लेकर आना है कि अच्छा स्टटर, इफ़ यू स्टटर देन इट्स फाइन। उसकी जो कॉग्निशन पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, उसको भी उसमें एक्सेप्टेंस लाने के लिए उसको चेंज करना पड़ता है, एंड देन हम डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करके उसको मैनेज कर सकते हैं। आयशा, ये बताएं कि पेरेंट्स, जो भी पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, टीचर्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, इनका क्या रवैया होना चाहिए किसी ऐसे बच्चे या किसी ऐसे बंदे के साथ जो स्टटरिंग का शिकार है? इनके साथ उन लोगों की भी हमें थोड़ी थोड़ी साथ साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है, कि आप जिस तरह, जैसे मैंने पहले बयान किया, कि आप थोड़ा उनको टाइम दें अपनी बात कंप्लीट करने का, बार बार बीच बीच में टोकें नहीं, या जो है जिस तरह आप इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को कह सकते हैं कि आप जो है बीच में बार बार उनका मजाक मत उड़ाएं, ठीक है। और अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि कोई और बच्चा या कोई और उनकी तरह कर रहा है, तो जैसे अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उनकी जो है पैरोडी करने स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे काम मत करें, क्योंकि इससे आप उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा ही और रहे अपने हैं लिए भी। सोसाइटी में, अपने लिए भी, बिल्कुल अपने लिए भी, और उनके लिए भी मजीद प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं। वो उस तरह करके वो और ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में जाएंगे, और अवॉइड करेंगे आपसे मिलना भी, और उस जगह पर रहना भी अवॉइड करेंगे वो लोग। अगर अच्छी इन्वायरमेंट मुयसर हो उनको, जी। फ्रेंडली इन्वायरमेंट, तो वो बहुत जल्दी इस बहुत चीज़ से जल्दी, बाहर आ बहुत सकते जल्दी बहुत बाहर आ जल्दी। सकते हैं। जी। और इसमें सबसे ज्यादा ग्रुप फैमिली और फ्रेंड्स का ही है, बिल्कुल। थेरेपिस्ट के पास तो वो बाद में बिल्कुल। जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। और ये चीज़ जो है ना, तकरीबन स्पेशल नीड के जितने भी बच्चे हैं, अब जी स्टटरिंग जी। को एक साइड पे भी रखें, जो बाकी भी अगर कुछ स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे आ रहे जी हैं, जी उनके बारे में भी तकरीबन यही रवैया बिल्कुल इख्तियार ऐसे करने ही की है। ज़रूरत होती ये है। जी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने शेयर की कि अगर कोई बच्चा जो है, आप अर्ली एज में ही पता चल जाता है, जो आपने 1 साल की एज जी, बताई कि जी। 1 साल के बाद अगर उसके 2 अंदर ये साल, प्रॉब्लम, दो 2 साल, दो साल के बाद, जब अच्छा। वो लर्न कर रहे होते हैं कि Vocabulary वोकैबुलरी जब जब build हो उनकी रही होती है। बिल्ड हो रही होती है ना, तब जब वो सही। मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड्स स्कूल से भी सीख रहे हैं, जी, फैमिली से भी सीख क्योंकि रहे हैं, उस टाइम तो पे उस वो टाइम डेवलपमेंटल टाइम है। अगर उसी टाइम में ठीक हो जाएगा तो ठीक है, वरना बाद में जब वो परसिस्टेंट लेवल पर चला जाएगा, फिर उसको क्योर करना भी थोड़ी प्रॉब्लम बात हो जाती है। अच्छा मारिया, आप पेरेंट्स को या घर वालों को क्या सजेशन देंगे जो किसी बाकायदा इदारे में नहीं आ सकते, किसी भी रीज़न से नहीं आ सकते, वो दूर हैं, उनकी अप्रोच में नहीं है वो जगह, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, घर में भी क्या इस तरह से कोई ऐसी ड्रिल्स हैं कि वो उनको अगर कराई जाएं बच्चों को, आपको ऐसी टिप्स देंगे पेरेंट्स को? इसमें सबसे पहले ये है कि बच्चों को, जैसे मैम आयशा ने भी बताया कि लेट देम स्पीक, कि उन्हें पहले तो बोलने दें, ठीक है, और अगर डिफरेंट एक्सप्रेस करने दें जो कुछ कह रहे एक्सप्रेस हैं। करने दें, उनको टाइम दें कि क्या वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। और उसके बाद ये है कि अगर वो स्टटर कर रहे हैं, वोकैबुलरी अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से बच्चे को उसमें आ रहा है, तो आप एक ही लैंग्वेज उसको
उससे करवाएं, फेमिलियर करवाएं कि अच्छा एक ही लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल भी दी कि 3 लैंग्वेजेस में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको जब एक लैंग्वेज से कहेंगे कि वो एक ही में बोले तो वो इंशाल्लाह उसमें वो कर लेगा। उसके बाद ये है कि जो अब बताया था कि जो छोटी एज में जो बच्चे कर रहे हैं, स्टटर कर रहे हैं, तो एक तो वो नॉर्मल भी मैंने बताया था कि जब डेवलप कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, तो उसमें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 1 साल 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं तब आप ये करें कि उन्हें डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, लेकिन वो भी सिम्टम्स टू सिम्टम्स वेरी करता है। हम देखते हैं कि क्या सिम्टम्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए उसको क्योर करने के लिए। तो वो डिफरेंट है थेरेपी। जैसा कि कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बातें करते हुए नहीं करते, लेकिन जब एक्साइटमेंट में होते हैं या जब थोड़े लो फील कर रहे होते हैं तब वो स्टटर करते हैं, नॉर्मली वो ठीक बात कर रहे होते हैं। जी, आपको इस तरह के भी मिलेंगे कि वो कहेंगे कि हम वैसे तो स्टटर नहीं करते, लेकिन जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं सर्टेन सिचुएशंस में वो करते हैं, तो वो फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशंस हैं, क्या वो वेदर इट इज़ एक्साइटमेंट वाली चीज़ या परेशानी वाली। क्योंकि बच्चे जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें, प्रेजेंटेशंस जब वो देते हैं तो उसमें भी स्टटर करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं तो तब हम स्टटर्स करते, अदरवाइज़ हम नहीं करते। तो वो पहले तो हमें सिचुएशंस, वही बात है कि हमें हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, कॉजेज़ क्या हैं, किस कंडीशन में बच्चे स्टटर कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं और फिर बच्चे के साथ या बड़े के साथ शेयर करते हैं और फिर वो काम चलता है इससे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम सीडीसी टाइम आप समाअत फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ। अगर आप ये प्रोग्राम नहीं सुन पाए या कुछ हिस्सा इसका मिस कर चुके हैं तो आप हमारे फेसबुक में या आर्काइव में प्रोग्राम चला जाएगा, एनी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग रेडियो पे हमें सुन रहे हैं उनको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम रिपीट होगा शाम 6 बजे और फिर रात 12 बजे। तो आप अगर नहीं सुन पाए रेडियो पे तो 2 दफ़ा चांसेस हैं आपके दोबारा इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद रहीं मारिया नवाब साहिबा, जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। उनके साथ मौजूद रहीं आयशा मजर साहिबा, ये भी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है और ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और आज इनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो हकलाहट के बारे में, स्टटरिंग के बारे में हुई, इसकी टाइप्स के बारे में हमें बताया गया, और इसका कौन सी ऐसी एज है जिसमें ये ख़ास तौर पर लोग इसका शिकार हो जाते हैं, और फिर ये कि इसके रीज़न्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। फिर हमने इसके जो मुख्तलिफ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं इसकी वजह से उस पर बात की, कैसे इससे निकला जाए इस पे बात हुई, और फिर इसके इलाज के ऊपर गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।